आपको याद होगा आज से 5 साल पहले हम मधुबनी में घूम रहे थे। हमें नेता ने कहा कि घूमिए, तो हम घूम रहे थे। तो उस दफ़ा टिकट हुआ नहीं। इस दफ़ा उन्होंने महसूस किया कि ये अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं यहाँ से। देखिए, मैं कोई आज से राजनीति में नहीं हूँ। सन 72 में पहला चुनाव लड़े और जीते। और आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने शुरुआत किया। मेरे पिताजी 1962 में दरभंगा रूरल से एमएलए के उम्मीदवार थे। बहुत थोड़े वोटों से हारे थे। हम मौजूद हैं इस वक्त दरभंगा के 4 बार के सांसद रह चुके हैं अली अशरफ फातमी जी के साथ में, और कद्दावर नेताओं में गिनती होती है मिथिलांचल के। बात करेंगे कि आखिर मधुबनी कैसे आए, उस पर चर्चा होगी, क्योंकि चर्चाएं जब हम फील्ड में जाते हैं तो अक्सर होती है कि 4 बार दरभंगा से सांसद रहने के बाद आखिर मधुबनी आने का कुछ कारण होगा। मिथिलांचल में मधुबनी का क्या कारण है? देखिए, ये फैसला उम्मीदवार नहीं करता, पार्टी करती है। हम पिछली दफ़ा आपको याद होगा आज से 5 साल पहले हम मधुबनी में घूम रहे थे। हमें नेता ने कहा कि घूमिए, तो हम घूम रहे थे। तो उस दफ़ा टिकट हुआ नहीं। इस दफ़ा उन्होंने महसूस किया कि ये अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं यहाँ से। हमें मौका दिया गया है और मुझे प्रूफ करना है कि मैं मधुबनी लड़ूंगा और जीतूंगा। आपने बीएसपी से नॉमिनेशन भी कराया था, फिर वापस भी ले लिया। देखिए, वो अब भूल जाइए, पुरानी कहानी हो गई। और वो इंटरनल एक तरह से थोड़ा बहुत उस वक्त खींचातानी थे। आप जानते ही हैं कि मेरे रिलेशन लालू परिवार से 36 साल के, 1-2 दिन के नहीं हैं। 36 ईयर। जी, 91 में पहली बार भी आरजेडी के टिकट से है। जी नहीं, जनता दल से जीते थे पहली दफ़ा। बाद में आरजेडी बनी तो उसके फाउंडर मेंबर में हैं हम। तो मेरा 36 साल का रिश्ता है, और रिश्ता एमएलए एमपी वाला नहीं है, बहुत पर्सनल है। और लालू जी भी उतने ही प्यार करते थे, और हम तो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे और किया। अब बीच में होता है कभी कभी कुछ गलतफहमी हो जाती है, हो गई थी। लेकिन जब मैंने थोड़े दिन की अलायदगी ली थी, अगर अलग हुए तो कभी भी एक लफ्ज़ आप कहीं रिकॉर्ड में नहीं देखिएगा कि मैंने कोई ऐसी बात कही हो। तो वो एक गंदा पार्ट है मेरे लाइफ का, उसको डिस्कशन करना बेकार है। छात्र राजनीति से आपने राजनीति की शुरुआत की, और आज के जो राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति जब देखते हैं तो क्या अंतर पाते हैं? आपने बहुत छात्र की राजनीति की है। देखिए, मैं कोई आज से राजनीति में नहीं हूँ। सन 72 में पहला चुनाव लड़े और जीते छात्र यूनियन का, और लगातार 7 साल हम इलेक्टेड पोस्ट पे रहे, और कोई मामूली जगह पे नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन में रहे, फिर वहाँ की यूनियन के कैबिनेट मेंबर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, और इलेक्टेड पोस्ट पे रहे। और मेरा अपना ख्याल है कि मैं पहला बिहारी था जो वहाँ इन पदों पे जीता। और आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने शुरुआत किया। मेरे पिताजी 1962 में दरभंगा रूरल से एमएलए के उम्मीदवार थे। बहुत थोड़े वोटों से हारे थे। तो हम लोगों का सियासत का इतिहास लंबा है, और उसको हम लोग मतलब ऐसे खिदमत करते हैं, और मुल्क के लिए जो बेहतर हो उसके लिए काम करते हैं। अब जब अली अशरफ फातमी का जिक्र होता है तब बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में होता है, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है कि रामायण महाभारत का भी उतना ही ज्ञान है जितना कि आपको कुरान का ज्ञान। नहीं, सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। इंसान को जब सारे चीज़ों का ज्ञान हो जाता है तो वो अपने आप को भी समझ पाता है, दुनिया को समझ पाता है, अपने
अगल बगल क्या हो रहा है उसको जान पाता। तो ज्ञान तो हासिल करना चाहिए, और मैं मज़हब को बहुत ही पर्सनल चीज़ समझता हूँ। ये आस्था का मामला है। आपका आस्था अलग है, मेरा अलग है, किसी का अलग है, उनका अलग है, लेकिन वो बहुत पर्सनल है। उससे न तो समाज चलता है, न उससे मुल्क चलता है। आस्था को आस्थे तक रखना चाहिए। मधुबनी लोकसभा में 3 ऐसे विधानसभाएं हैं, खास करके जाले, हरलाखी और बिस्फी, जहां पे ध्रुवीकरण की राजनीति काफी होती है। तो इन 3 विधानसभा को ध्रुवीकरण की राजनीति रोकते हुए आप चुनाव के शिखर पर कैसे पहुंच पाएंगे, जबकि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति को ही प्रायोरिटी देती है? ऐसा है कि ये आप उनको उनके प्रोपगेट कर रहे हैं, शायद ये काम नहीं करिए। हम कुछ भी चाहें, जनता क्या चाहती है वो इम्पोर्टेंस रखता है। अब मुझे नहीं लगा, मैं इतनी जगह घूमा हूँ, जाले भी घूमा हूँ, बिस्फी भी, अब जितने का जिक्र किया हर जगह घूम चुका हूँ। कहीं पे ध्रुवीकरण ये सब तो बेकार की बात है। देखिए, आप समझ लें, मैं दरभंगा से लोकसभा चुनाव जीतता था। वहाँ पर अल्पसंख्यक की आबादी 22% थी, और मुझे 57% तक वोट आया है वहाँ। एक मरतबा 57, 57, एक मरतबा 53, एक मरतबा 52, एक मरतबा 46, एक मरतबा 43। और ये आप समझिए कि मेरी जीत भी जो वहाँ होती थी 1,47,000, 1,43,000, 1,05,000, इस तरह से जीतते थे। तो ठीक है, आप जो पहला सवाल किया था कि यहाँ क्यों आ गए, हर उम्मीदवार के साथ एक इनकम्बेंसी भी होती है कि आपसे 10 आदमी खुश हुए तो 10 आदमी नाराज़ हुए, वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण कहते हैं आप, क्या 91 में कम ध्रुवीकरण था? 96 में क्या उससे कम हो गया था? क्या जब अटल जी जीते थे और फिर हमने वहीं कीर्ति झाझा जी को हराया तो ध्रुवीकरण कम था क्या? उस वक्त तो शाइनिंग इंडिया, सब राइजिंग इंडिया, इसकी बात हो रही थी। मतलब वो लोग करते थे, और ध्रुवीकरण तो चरम सीमा पे उस वक्त भी था। अटल जी ज्यादा ध्रुवीकरण करते थे या मोदी जी ज्यादा कर रहे हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि ये करते हों या वो करते हों। बेसिकली ये पार्टी ही और उनकी जो विचारधारा है वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उनका डेवलपमेंट, नेशन, मुल्क, भाईचारा, प्यार, इससे कोई लेना देना नहीं। इनके जितने वादे हैं वो सब खोखले हैं। 2 करोड़ नौकरी हो, 100 स्मार्ट सिटी हो, गंगा की सफाई हो, काला धन लाना हो, 15 लाख डालना हो। तो आप ये सिर्फ ये सब करते होंगे, लेकिन जनता में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बताइए, 15 साल कमल खिला मधुबनी में। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ कि आप तो पत्रकार हैं, मधुबनी में चैनल चला रहे हैं, बड़ा चैनल है आपका। कोई एक काम बताइए जिसको 15 साल में कमल वालों ने मधुबनी में किया हो। पिता की विरासत को संभाल रहे हैं अशोक यादव, यही उनका एक बड़ा काम है। नहीं, वो मेरे नज़र में आज आपकी निगाह में होगा, लेकिन आप मुझे बताएं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक काम वो चिन्हित करके बताएं कि अब वो मुझे सड़क नहीं दिखाएं, वो मुझे नाला नहीं दिखाने लगे, ऐच्छिक कोष से किया हुआ काम नहीं दिखाएं। वो काम दिखाएं जो अली अशरफ फातमी ने किया। ब्रॉड गेज लाइन, उसका एक्सपेंशन, इधर जयनगर, उधर नरकटियागंज, हसनपुर सकरी नई रेल लाइन, इतनी ट्रेनों को चलवाया हमने। पासपोर्ट ऑफिस, NIS, इग्नू, मानू का रीजनल सेंटर, हर प्रखंड में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, वहाँ भी और मधुबनी में भी।
मधुबनी में कोई ऐसा प्रखंड नहीं होगा, उस वक्त तो चुनाव नहीं लड़ना था मुझे, लेकिन मैंने यहाँ हर प्रखंड में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोला। उस वक्त तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन मधुबनी को मैं अपना पार्ट समझता था। यहाँ भी मैंने केंद्रीय विद्यालय दिया, यहाँ भी मैंने नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग बनवाई। अगर आप उस वक्त नहीं रहे होंगे, मैंने फाउंडेशन किया, बिल्डिंग तैयार है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय हमने अलॉट किया था और वो आज तक उसको ज़मीन नहीं दिला सके है कि उस पर बिल्डिंग बन सके। 10 साल से तो आपकी हुकूमत है दिल्ली के अंदर, और आप तो डबल इंजन की सरकार में मैक्सिमम हिस्से में तो आप रहे हैं, क्यों नहीं ज़मीन दिलाया? केंद्रीय विद्यालय बनेगा तो उसमें अली अशरफ का क्या, फातमी का क्या फ़ायदा? मधुबनी के लोगों का फ़ायदा। अब बताओ, पूरे शहर में और पूरे मधुबनी में एक अच्छा स्टेडियम नहीं है जहाँ नौजवान अपने प्रतिभा को दिखा सकें। मुझे याद है कि एक मरतबा जो आज डीजीपी हैं, वो एसपी थे यहाँ के, हमारे यहाँ के एसपी, दोनों में मैच हुआ था क्रिकेट का, मैं भी खेला था उसमें, बुरी हालत में था। आज तो वहाँ पर आप जाना पसंद नहीं करेंगे, जो सुना मैंने। तो मैंने तो ऐलान किया है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं उसको ठीक करूं। कम से कम एक जगह सांस लेने लायक तो हो, हमारे बच्चे वहाँ खेल सके, हमारे नौजवान वहाँ पे अपने प्रतिभा को दिखा सके। तो बताओ ना क्या काम किया? अगर 15 साल कमल खिलता रहा और आपकी डबल इंजन की सरकार रही, आपके मोदी जी बहुत बहुत अच्छा आप कहते हैं, मैंने मान लिया वो भी, तो एक काम बता दो, आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी यदि आते हैं सत्ता में तो लगता है उनके बातों में दम है और वो कुछ न कुछ नया करेंगे? देखो, ऐसा है कि ये तो नहीं कर पाए, ये तो पक्की बात है, ये डिलीवर नहीं कर पाए, ये सिर्फ बोलते रहे, देश को कुछ नहीं दिया, देश को संकट में डाला इन्होंने, चाहे वो नोटबंदी से हो, चाहे जीएसटी से हो, चाहे जिस तरह से भी वो हैंडल किया हो चाइना प्रॉब्लम को। ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। आज सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर लिया चीन ने, या जितना भी किया, उसकी वापसी क्यों नहीं हो रही, मैं जानना चाहता हूँ। आज पैसा लेकर के भाग गया इंडिया का ये सब घोटालेबाज, जिसको ब्लैक मनी कहते हो, जो हमारे अकाउंट में आना था 15-15 लाख, क्यों नहीं आया? तो इन्होंने बोला बहुत, डिलीवर नहीं किया। तो एक आदमी, एक पार्टी जिसका इतिहास है, जिसकी हिस्ट्री है, उसने इस देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने मुल्क को आज़ाद कराया। ये वो पार्टी है जिसने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ये वो पार्टी है जिसने इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। ये वो पार्टी है जिसने इंडिया को स्पेस और न्यूक्लियर फील्ड में मास्टर बनाया। ये वो पार्टी है जिसने जितने बैंक थे प्राइवेट सबको नेशनलाइज किया। ये वो पार्टी है जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन, पहले अनाज नहीं होता था देश में, बाहर से अनाज आता था, वो किया। ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान को सही माने में सबक सिखाया। अगर बांग्लादेश के अंदर वहाँ जुल्म हो रहा था तो अपनी ताकत से बता दिया कि ये नहीं चलने वाला है, और पाकिस्तान को 2 हिस्से में किया। आप देखो, हिस्ट्री में जाने की कोशिश करो। ये वो पार्टी है जिसने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क के लिए शहादत दे दिया या नहीं दिया, उसको भी भारतीय जनता पार्टी मना करेगी क्या? ये वो पार्टी है जिसने नई अर्थव्यवस्था 91 में जो स्टार्ट हुई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए थे, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं मानेंगे आप? क्या मनमोहन सिंह ने जिस तरह से मुल्क को बनाया 2004 से लेकर 2014 तक, और
उसी की खेती काट रहे हैं, ये उसी को बर्बाद कर रहे हैं। ये कभी जीएसटी लगा करके, कभी नोटबंदी करके। बताओ ना, आज ये कहते थे कि मनमोहन सिंह जी बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। अरे कम से कम आंख लाल की तो बात करो चाइना वालों से। आज बताओ कितना इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से, और चाइना को कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप ये भी तो मालूम करो, आप लोग पत्रकार हो। ये मुद्दे काम आएंगे क्षेत्र में? देखो अब यही मामला है, बड़ा रिमोट क्षेत्र है, इसलिए ये सवाल बेसिक सा सवाल। देश हित बड़ा होता है, मुल्क हित बड़ा होता है, फातमी बड़ा नहीं है, इसका ध्यान रखना। तो आपने राहुल पे सवाल किया था, तो कांग्रेस का एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। कांग्रेस बड़ा काम करती है। कांग्रेस इस तरह से नहीं करती कि 6,000 करोड़ से ऊपर ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड पे, जमा कर लिया अपने पार्टी के लिए। बताओ ना, ऐसा कहीं हुआ है? डेमोक्रेसी में उठा करके केजरीवाल अंदर हैं तो आप कहोगे कि उनकी इमरजेंसी लगी थी। तुम तो मतलब, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी समझता हूँ इसको मैं। सोरेन जेल के अंदर आप उनके खिलाफ हैं, ईडी आ जाएगी आपके यहाँ, इनकम टैक्स आ जाएगा आपके यहाँ, और उनके यहाँ अगर कोई आदमी विपक्ष पहुँच गया तो साफ सुथरा हो जाता है, एकदम दूध का धुला हुआ। तो मुल्क को मुल्क समझना चाहिए, कभी भी मुल्क के साथ मत खेलो। तो अब की पब्लिक समझ रही है, और मुझे लग रहा है जो ग्राउंड पे हमें एहसास है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जा रहा हूँ, एक बदलाव है। मधुबनी के अंदर इन्होंने कमल खिला करके कुछ नहीं किया, मधुबनी वालों के नज़र भी नहीं आई है। तो मधुबनी के लोग बदलाव चाहते हैं। तो शकील अहमद साहब आपके साथ हैं? देखिए, अब ये इन बातों में कोई फ़ायदा नहीं। इंडिया गठबंधन यूनाइटेड है, एक साथ है, और उसके अंदर शकील भाई आगे हैं। वो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया गठबंधन में हर आदमी मेरा साथ दे रहा है। शकील साहब भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वो साथ दे रहे हैं हमारा। सीपीआई, सीपीएम, माले, और अब नई पार्टी जो है वीआईपी सनम अल्लाह की, वो भी हमारे साथ है। कहीं हमें अभी तक इंडिया गठबंधन के एक आदमी से शिकायत नहीं है। सभी बिल्कुल यूनाइटेड, पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से इस जंग को लड़ रहा है। तो क्या सरकार इस बार बना रहे केंद्र में? देखो, ऐसा है, सरकार बनने का सन 80 में कौन जानता था इंदिरा गांधी की वापसी हो रही है? कोई नहीं समझता था। 89 में क्या लगता था कि 400 की पार्टी धराशायी हो जाएगी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री हो जाएंगे? आप कहोगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? तो 77 में कौन चेहरा था? 89 में कौन चेहरा था? 91 में कौन चेहरा था? 96 में कौन चेहरा था? 2004 और 2009 में कौन चेहरा था? चेहरा क्या होता है? पार्टी जब पावर में आती है, सत्ता में आती है, तो लीडर अपना बना लेती है जो अच्छे होते हैं। लेकिन आप कह रहा कि सरकार बनाने का, निश्चित रूप से ये जो जंग है, ये लड़ाई है पॉलिटिकल, ये कोई ये नहीं है कि हम लड़ रहे हैं, नहीं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकार बनेगी। और इसी तरह से 96 में कब लगा था कि यूपीए की सरकार बन जाएगी? नहीं, गठबंधन में कुछ और नाम था। वो सरकार कैसे बनी देवेगौड़ा की? तो एक बात समझ लेना कि बदलाव है देश के अंदर, और एक 10 साल की बड़ी इनकम्बेंसी है, और नॉन परफॉर्मेंस की सरकार रही है, जहाँ जितने इंस्टीट्यूशन हैं वो सब बर्बाद हुआ है। तो इसलिए मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये सरकार जा रही है,
और एक नई सरकार आ रही है। मधुबनी के लिए कुछ ऐसा काम जो जीत के जाएंगे, जो प्रायोरिटी बेस में करें? देखिए, मधुबनी के लिए मेरी वही प्रायोरिटी है जो दरभंगा में थी। मेरा मानना है कि ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इसको सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको मैंने कहा है अपने भाषण में कि पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसी लिहाज से गरीबी है, उसी लिहाज से शिक्षा नहीं है। अब यहाँ से जो प्लान होता है तो लोग कहीं भी जाते हैं मजदूर की हैसियत से या छोटे मोटे टेक्नीशियन की हैसियत से। तो जिस तरह से हमने एजुकेशन पे दरभंगा में काम किया, मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी एजुकेशन। और नंबर 2, देखो ना, अब एक मधुबनी शहर है इतना बड़ा और इतनी बड़ी आबादी है, मेडिकल कॉलेज कहाँ बना रही है सरकार? ये हेडक्वार्टर में होना चाहिए था। तो अच्छी सुविधा हॉस्पिटल की हो मधुबनी के अंदर। ये तो प्राइवेट चला रहे हैं फैयाज साहब, उससे बड़ी आसानी है लोगों को। दूसरी तरफ छोटी इंडस्ट्री, मैं मुबारकबाद देता हूँ समीर महासेठ साहब का। एज ए इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उन्होंने बहुत प्रयास किया कि यहाँ कारखाने आए, कई MOU साइन हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पंडौल से लेकर और जो शुगर मिल की ज़मीन थी, इसमें कुछ कारखाने उनके MOU साइन किए हुए बनेंगे। अब इसी तरह से और भी इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए और जहाँ पर छोटे छोटे कारखाने हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो मधुबनी में इस्तेमाल होना है, मिथिलांचल में होना, वो यहीं बने। क्यों दिल्ली से आए, क्यों बॉम्बे से आए, क्यों चेन्नई से आए? यहीं बन जाए, सस्ता भी पड़ेगा लोगों को और रोज़गार भी मिलेगा लोगों को। तो इसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरा, और देखूंगा कि और क्या कुछ भारत सरकार से लाया जा सकता है मधुबनी के लिए, उसके लिए कोशिश करूंगा।